Hello everyone and welcome to our very first episode of the Talk Circle podcast. I am आशीष और आज हम एक जर्नी शुरू कर रहे हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और उन सभी के लिए जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझना चाहते हैं. In each episodes we will dive into topics that matter, debunking UPSC myths, exploring key issues that impact our country. And today I am thrilled to have Mr. Ravi Shekhar, a highly respected mentor in UPSC field who specializes in sociology. With years of experience, he has guided countless aspirants towards success. Ravi, thank you so much for joining us. Thank you, Ashish. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be associated with this initiative that we have started. And I'm quite hopeful and looking positive toward this because I think ऐसा कुछ इनिशिएटिव मैं अपनी साइड से भी लेना चाह रहा था बहुत दिनों से, जहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म लेके आए हम लोग, जहाँ पे बहुत सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले. आज के डेट पे हम क्या देखते हैं दैट देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बट वो दे आर कंफ्यूज इन दोज चॉइसेस एंड उनके पास वो फिल्टर आउट करने के ऑप्शंस होते नहीं हैं. सो आई बिलीव कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट being there for your students or providing the right and correct information, but हम कुछ ऐसे contents and podcasts बनाएं जिनसे उनको एग्ज़ाम के बारे में भी अच्छे एक स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके हमारे लिसनर्स को, जो कि हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के बियॉन्ड बाकी जो यूथ है उनको भी अट्रैक्ट करे और उनको हम होपफुली एक रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें. सो It's my pleasure to be here. As I said, let's start. Fantastic. तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से. यूपीएससी से एक डायलॉग याद आता है रांझना मूवी का, आपको पता होगा. आप अगर बताए तो, मतलब आप फैन है मूवी के? जी बिल्कुल. हाँ, तो बताइए, आप बताइए. तुम्हारा प्यार ना हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया क्या? 10 साल से लगे, वो साला क्लियर ही नहीं हो रहा है. एकदम सही बात कही. ऐसे ही आजकल यूपीएससी एस्पिरेंट्स का दर ट्रेंड कर रहा है. बच्चों में जुनून छाया हुआ है कि उन्हें यूपीएससी क्लियर करना है. सो शेखर, व्हाट इज दिस यूपीएससी फर्स्ट? गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप देखेंगे कि यूपीएससी निकालना है मुझे, मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, मैंने अपना लाइफ यूपीएससी को डेडिकेट कर दिया है. यूपीएससी इटसेल्फ इज नॉट एन एग्जामिनेशन. That one has to know. Union Public Service Commission, it is India's one of the central and premier central agency which is responsible for recruiting candidates for various civil services posts and government positions. ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाय द वे, एक संवैधानिक बॉडी है और ये ऑपरेट करती है. इट इज़ सपोर्टेड बाय सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स. आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के, वो यूपीएससी को बैक करती है. एंड यूपीएससी को जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो बेसिकली हमारे नेशन बिल्डर्स का एक विजन था कि हमारे पास एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी हो जो कि निष्पक्ष, काफ़ी फेयर और बहुत ही ऑटोनोमस, इम्पार्शियल और फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इंश्योर कर सके. हालांकि आज के डेट पे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी क्वेश्चनेबल है अगर आप यूपीएससी के एस्पेक्ट से सोचे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स को सोचे तो. बट विदाउट अ डाउट इट हैज़ बीन अ credible इंस्टीट्यूशन फ्रॉम मोर देन 75 years which has contributed to nation building successfully by selecting such officials who not only shape but also implement public policies which is touching and impacting many lives in India. Okay. So basically UPSC, what I have understood is they conducts different examinations like for different government post. हाँ, for different posts. Government के services के लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं. Okay. So what are those posts or what are those exams? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि, या बच्चों को ये लगता होगा कि आईएएस आईपीएस बनना है तो यूपीएससी देना है. देयर मस्ट बी सम अदर गवर्नमेंट पोस्ट एज वेल. वेल, yes,
UPSC conducts wide range of competitive exams for recruitment. There are various government services, including the very famous and the coveted civil services examination, जिसमें हम ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे कि IAS, IPS. उसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विसेज, कुछ और ग्रुप ए सर्विसेज होते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स कमिश्नर आप बन सकते हैं. देन कस्टम एक्साइज के लिए भी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर. इसके अलावा इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज. तो एक तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है, बट इसके बियॉन्ड भी और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा. इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करती है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन करती है. तो अगर आप कई दफा सोचते होंगे कि हेल्थ केयर सर्विसेज में गवर्नमेंट डॉक्टर्स आपको दिखते हैं, या इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज करके एक जॉब प्रोफाइल होती है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हेल्थ सर्विसेज करके एक जॉब प्रोफाइल होती है. तो ये सब कुछ कंबाइंड सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर यूपीएससी कंडक्ट करती है. इसके अलावा आपने सुना होगा कवेटेड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करती है. लेकिन एक ऐसा कुछ एग्जाम्स है जिनका हमारे टीनेज में हमें बहुत क्रेज होता है, बट यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इवन दोज एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी. दे आर CDS एंड NDA. कभी आपने सोचा था कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम? मैंने एग्जाम दिया NDA का. जी हाँ. बट आई नेवर न्यू अबाउट दैट. नहीं, तो यूपीएससी कंडक्ट करती हैं वो दोनों कवेटेड एग्जाम्स. जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS का एग्जाम होता है, इट इज फॉर रिक्रूटमेंट इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल अकेडमी एज वेल एज एयरफोर्स अकेडमी. आप ऑफिसर्स एंड ट्रेनिंग अकेडमी में आप जाते हो एज ऑफिसर ज्वाइनिंग. एंड जो नेशनल डिफेंस अकेडमी होता है NDA का, उस और नेवल अकेडमी, उसका एग्जामिनेशन भी यूपीएससी करवाती है. इसके अलावा तो CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे कि आपने सुना होगा CISF करके कोई जॉब होता है, तो CISF, CRPF, सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल वाला बॉर्डर संभालते हैं, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बेसर तो सुना ही होगा, बॉर्डर मूवी तो सबने देखी है. तो सुनील शेट्टी भाई साहब जिस फौज में थे, उसमें जिस फोर्स में थे, दैट इज BSF. उसके अलावा इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, ये सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर आता है, और उसको भी यूपीएससी उसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि आजकल बहुत ही फेमस हो रखे हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर CPFO. तो इन सब के एग्जाम्स भी यूपीएससी करवाती है. तो वो काफ़ी एग्जाम्स, कवेटेड एग्जाम्स कवर करती है यूपीएससी. तो बेसिकली अगर IAS IPS बनना हो तो UPSC CSC. करेक्ट. Yes. So what is this UPSC CSC examination? Well, Union Public Service Commission हमारे लिए एक one of the most prestigious and one of the most reputed competitive exam जो वो conduct करती है, उसका नाम one है, of the toughest as well. yes indeed one of the toughest. उसका नाम है Civil Services Examination, CSE बोलते हैं इसको. So it is gateway to all India services and other high ranking government administrative services basically, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होती है. जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, IRTS मतलब रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज. इसके अलावा आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में जो असिस्टेंट कमिश्नर्स बनते, ACPs बनते हैं, या अंडमान निकोबार में जो ACPs बनते होंगे, या दिल्ली के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं अंडमान निकोबार के, वो भी यूपीएससी के, ऑल्दो ग्रेड भी पोस्ट होते हैं, बट वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू ही रिक्रूट होते हैं. उन सर्विसेज को हम DANEPS एंड DANEX कहते हैं. सो इवन दैट इज देयर एज एन ऑप्शन. और इसमें इस पूरे एग्जामिनेशन में क्या क्या स्टेजेस होते हैं? वेल इट्स अ गुड क्वेश्चन. यूपीएससी इसलिए भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फेमस है बिकॉज थोड़ा सा कम्बरसम एंड ग्रूसम एंड लेंदी प्रोसेस है इसके रिक्रूटमेंट का. ये एग्जाम जो है ये 3 टियर में कंडक्ट किया जाता है. जो सबसे पहला टियर है वो है प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक दिन का एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 सिटिंग में 2 पेपर्स होते हैं. क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं. जो फर्स्ट हाफ में फर्स्ट सिटिंग में पेपर होता है उसका नाम है जनरल स्टडीज, एंड जो सेकेंड हाफ में पेपर होता है उसका नाम है CSAT मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट.
अभी जो सीसैट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आई मीन आपको 1/3 को स्कोर करना होता है टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 1/3 ऑफ 200 आप लाएंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे कि आपका पेपर 1 इवैल्यूएट हो, जिसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। तो सीसैट जो कि सेकेंड पेपर है, उस पर कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, बट इट इज द फर्स्ट पेपर, प्रीलिम्स जनरल स्टडीज वाला पेपर, उस पर कट ऑफ डिसाइड होता है। हालांकि उसके लिए आपको पहले क्वालिफाई करना जरूरी होता है सीसैट, है ना। बट आपको ये भी जानना है कि प्रीलिम्स जो है इट एक्ट्स लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल रैंक में काउंट नहीं होते। प्रीलिम्स का पेपर आप जब देते हो तो इट इज मोर अबाउट कि ये आपको परमिशन देता है मेंस लिखने के लिए। सो इफ यू क्वालिफाई प्रीलिम्स यू आर एलिजिबल टू राइट मेंस, जिसका एक्चुअली में मार्क्स आपके रैंक में काउंट होना, मेरिट लिस्ट में काउंट होना शुरू होता है। सो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बस आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। यस, उसके बाद की जर्नी एक अलग जर्नी है। यस, आपके अब मान लीजिए कि प्रीलिम्स का कट ऑफ 90 है, आपने 94 लाया, आपने 91 लाया, या आपने 125 लाया। अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो हाँ, ज़्यादा मार्क्स आने से आप उसका कट ऑफ जरूर क्लियर कर दोगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के प्रीलिम्स का पेपर सेम होता है बाय द वे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए सोच रहे हो तो इट डजंट मैटर कि आपको 92 आया या आपको 156 आया। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो यू आर एलिजिबल टू राइट मेंस। मेंस में जो आपके स्कोर होंगे वो आपके रैंकिंग के लिए काउंट होंगे अलॉन्ग विद द स्कोर व्हिच यू आर गेटिंग इन द पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, अब आपने पूछा था कि किन टीयर्स में होते हैं, किन स्टेजेस में होते हैं। सो सेकंड स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो है मेंस एग्जामिनेशन। ये सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जामिनेशन है। इसमें 9 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं जो कि कंपलसरी है सबके लिए, GS 1, 2, 3, 4। इसके अलावा एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जो कि जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी बोलता है। वहां पे बॉल जो है वो स्टूडेंट्स के कोर्ट में डालता है। तो बेसिकली यूपीएससी आपको चॉइस देता है कि एज अ स्टूडेंट आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप उस सब्जेक्ट को, उस विषय को चूज करो, और उसके बाद हम सोचेंगे कि विल टेस्ट योर डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो यूपीएससी से कि जैसे आप सोशियोलॉजी पिक करते हो या आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल पिक करते हो, तो उसके 2 पेपर होंगे, है ना। और वो ईच पेपर विल बी काउंटिंग ऑफ 250 मार्क्स। तो टोटल ऑप्शनल के आपके हो गए 500 मार्क्स प्लस GS 1, 2, 3, 4। ईच GS पेपर ऑल्सो काउंट्स फॉर 250 मार्क्स, राइट। तो ये 1500 मार्क्स टोटल हो गए। इसके अलावा एक ऐसे का पेपर होता है, दैट इज अगेन 250 मार्क्स, तो 1750 का मेंस हो गया। और इसके अलावा जो बचे हुए, क्योंकि मैंने आपको टोटल के 9 पेपर्स बोले, तो बचे हुए जो 2 पेपर्स हैं वो लैंग्वेज के पेपर्स हैं। ठीक है, हाँ। तो आप कोई 2 लैंग्वेज, एक तो इंग्लिश, और जनरली लोग दूसरा जो नॉर्थ इंडिया से होते हैं वो हिंदी, या फिर जो सदर्न इंडिया से होते हैं या रीजनल एरिया से हैं, तो कोई भी ऐसा वर्नाकुलर लैंग्वेज वो चूज करते हैं जो भी शेड्यूल में है। करेक्ट। एंड थर्ड ईयर जो है दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। सो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं उसमें कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी को थोड़ा सा एनालाइज किया जाता है कि वेदर दे आर सुटेबल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, डू दे हैव that rational bureaucratic aptitude which suits the steel frame of India, which is Indian bureaucracy. So मेरे को तो यहाँ पे ही ऐसा लगता है कि मेंस फॉर पर्टिकुलरली ऑप्शंस में भी यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समझना कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पिक करना चाहिए, ये एक अलग ही डिस्कशन है जो आज हम लोग भी नहीं करेंगे। अभी हम लोग केवल यूपीएससी सीएससी को एक बार ही डिबंक करना चाहते हैं पूरा का पूरा, और ये विषय हम लोग बाद में एक बार ही जरूर पकड़ेंगे। वेल आशीष, देखिए आप कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो? सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो, राइट। सिविल सर्वेंट को क्या करना है? क्रूशियल डिसीजंस लेने हैं जो कि मल्टीपल लाइव्स को इम्पैक्ट करने वाला है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है एंड हाउ विल यू बैक इट अप, इसका टेस्ट ऑप्शन के चॉइस से ही होने लगता है। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट यू मेड वेरी गुड एट। सो what are the eligibility criteria for this CSE exam? IS IPS IFS इन सब के लिए तो नेशनलिटी इंडियन आप होने चाहिए, और कुछ सर्टेन अदर कंडीशंस हैं जो कि आप यूपीएससी के वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन
क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपकी एज लिमिट फॉर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 21, यू शुड बी अबव 21 एंड विद इन 32 ईयर्स ऑफ एज, तो वो एज ब्रैकेट 21 to 32 के बीच में है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आ रहे हो तो आपको और वो 32 से +2 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 32 + 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यस, एंड आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो 9 हो जाएंगे, और उधर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST के लिए लिमिटेशंस जो है, एज लिमिट है बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। गॉड एंड ये वंस इन अ ईयर पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है? Yes, it is जस्ट conducted लाइक annually. नीट एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस। It is conducted annually. Correct. गॉड। सो शेखर, एक बार हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग यूपीएससी सीएससी एग्जाम। Sure, I'll try to put it थोड़ा सा objectively. First of all, students should try to understand the exam and structure of the examination and its syllabus. So, as I told you that exam, it is being conducted in 3 tiers. तो स्टूडेंट्स की एक जिम्मेदारी है कि प्रीलिम्स का सिलेबस देखे, गेज करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गेज करे। तो जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, CSAT में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, एक बार उनको गेज कर ले। देन मेंस में जो 9 पेपर है, इंक्लूडिंग जो ऑप्शन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो चूज़ करेंगे, एक बार उसको वो गेज कर ले, एक बार उसके सिलेबस को देख ले, एंड देन सिलेबस को डाउनलोड कर ले, एंड दे शुड कीप इट हैंडी। जो भी उनका स्टडी टेबल है उसके सामने दे शुड पेस्ट इट, उसको चिपका ले, एंड दे शुड ट्राई टू इंटरलाइज द सिलेबस एंड फेमिलराइज देमसेल्व्स विद द सिलेबस। उसके बाद थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए उनको, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, या फिर व्हाट इज द डेप्थ और ओरिएंटेशन ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी। प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ दोनों उनके सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का, वो है कि स्टूडेंट्स शुड लुक टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिकॉज उस नींव पे ही आपकी प्रिपरेशन निर्भर करती है कि आपने वो बेस जो है फाउंडेशन वो कितना स्ट्रांगली बिल्ड किया है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स के लिए कोचिंग लेते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। अगर आप थोड़ा अच्छे से करें, आप सेल्फ मोटिवेशन रखें, अगर आप डिसिप्लिन है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि NCERT बुक्स हो गया 6 to 12। अब वो बेसिक सब्जेक्ट्स के जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी फॉर दैट मैटर, इंडियन इकोनॉमी के आप 11th 12th के आप देख लें, और 9th 10th के भी देख लें आप NCERTs। जनरल साइंस थोड़ा सा देख लें, तो उसको एक बेसिक लेवल पे आप NCERTs कर लें। एंड देन यूपीएससी के एग्जाम के लिए कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि M लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड किताब है, फेमस किताब है, उससे क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियसली। अब आपको बताया जाएगा कि बहुत सारे सोर्सेज है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने आप को लिमिटेड फाउंडेशन के लिए यस और लिमिटेड रिसोर्सेज पे ही आपको अपने आप को रिलाई करना चाहिए, और उसको आप मल्टीपल रिविजन करें लाकर। तो आप M लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए कर लें, हिस्ट्री के लिए या तो स्पेक्ट्रम की बुक कर लें, या फिर बिपिन चंद्रा सर की कर लें, और ओल्ड NCERTs आप एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए अगेन NCERT जो 11th 12th की है, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। एंड देन GC लियोंग की एक किताब आती है, पतली सी किताब है, आप उनको यूज कर सकते हो। एंड एटलस, हैव अ एटलस हैंडी सो दैट आप मैप्स वगैरह देखते रहो एंड ऑल दैट। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सर की या विवेक सिंह सर की किताबें हैं, संजीव वर्मा सर की किताबें हैं, सो वन ऑफ दीज बुक्स यू कैन यूज इट। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यू शुड बी हैविंग अ हैबिट ऑफ, जब भी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, नाउ दैट्स अ थिक प्रिंट, सो इफ यू कांट गो थ्रू एवरीथिंग, एटलीस्ट ट्राई टू गो थ्रू इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ ईच चैप्टर। एंड बजट सुनिए, बजट के हाइलाइट्स को देखिए। एनवायरनमेंट का कुछ न्यूज में रहता है तो उसको भी आप फॉलो करिए। शंकर आयस की किताब है, उसको फॉलो करिए। तो इन सब्जेक्ट्स को आप बेसिक फाउंडेशन पढ़ के इन सोर्सेज के थ्रू आप तैयार करें, एंड करेंट अफेयर्स को भी साथ में इन स्टैटिक पोर्शंस के साथ इंटीग्रेट करते रहे। नाउ करंट इज समथिंग व्हिच इज वास्ट एंड ओपन सी, यू कांट कवर एवरीथिंग। आई वुड सजेस्ट पिक एनी वन न्यूज़पेपर, ईदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। यस, इंडियन एक्सप्रेस, बिल्कुल सही।
ऐसा ना करें कि आप दोनों न्यूज़पेपर पिक कर रहे हैं, इट बी टू मच ऑफ एफर्ट और आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो आई विल सजेस्ट या तो आप द हिंदू पिक करें या फिर इंडियन एक्सप्रेस, किसी एक को। एंड देन मैगजीन्स भी आपने सुना होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए मैगजीन्स बहुत पॉपुलर होते हैं। बहुत बच्चे योजना, कुरुक्षेत्र, है ना, EPW, इनकी बात तो करते हैं, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो आप उस पर स्टिक करिए, और किसी भी कोचिंग का जो मैगजीन्स होता है, जैसे कि मैं PW से हूँ, हमारे PW का मैगजीन आता है, विजन IAS का मैगजीन आता है, इनसाइट्स IAS, ऐसे बहुत सारे, बाजीराम, ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स हैं जिनके मैगजीन्स आते हैं। तो आप उन मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हो, उनका मंथली एडिशंस को आप पढ़ लिया करो मंथली। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। नाइस। सो एक बारी हमारे व्यूअर्स के लिए ऑब्जेक्टिवली प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कैसे क्लियर करें। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना होगा। यू हैव टू कंबाइन स्टैटिक नॉलेज, जो मैंने आपको फाउंडेशन की जो कुछ सब्जेक्ट्स बताए, विद करंट अफेयर्स फॉर GS पेपर। CSAT में बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, तो दे शुड प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग करना होगा। अगर आप से कि मई के मंथ में होता है, लास्ट वीक ऑफ मई में होता है आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, तो यू शुड, अगर आप वीक हैं एप्टीट्यूड में, तो आप नवंबर या दिसंबर से एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस को शुरू कर दें। आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैथ्स के बनाएं डेली। आप 1 या 2 पैसेज करें डेली। लेकिन अगर हम आप जैसे सजेस्ट करते हैं कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, तो वहां से तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अगर वीक भी है तो बाय द एंड ऑफ अ ईयर वो तो काफी इम्प्रूव करेगा ही। डेफिनेटली, इसलिए मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो बट जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोताही बरतते हैं, अगर वैसा है तो आप डेली पैसेज प्रैक्टिस करिए। ऐसे भी आपने न्यूज़पेपर से अपना कॉम्प्रिहेंशन तो इम्प्रूव कर लिया होगा, लेकिन पैसेज जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में फिर देखते हो कि वैलिड असम्पशन क्या है, इन्फ्रेंसेस क्या है, क्वेश्चन आंसर। तो डेली 1 पैसेज, 2-3 रीजनिंग के क्वेश्चन से, 2 LR के क्वेश्चन, 1 AR के क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग के, एंड 10 मैथ्स के क्वेश्चंस। आई गारंटी यू कि बाय द मंथ ऑफ अप्रैल यू वुड बी डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो CSAT का तो वही हो गया। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए एंश्योर कि फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई आप खूब सारी मॉक्स लगाएं, कम से कम 20-30 मॉक्स जरूर लगाएं और उनको रिवाइज करें। एंड जो भी फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के, उसको लास्ट 3 महीने में अच्छे से यू गो थ्रू इट, इंटरनलाइज इट, पुट एज आई नो इट्स एट टाइम्स इट इज वेरी बोरिंग टू क्रैम फैक्ट्स, बट आजकल काफी फैक्चुअल प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है। सो लेट्स, आई वांट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, जिससे एग्जाम आपका क्लियर हो सके, आपको उस डायरेक्शन में एफर्ट पुट करना चाहिए टू डू दैट। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस, ऐसे तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, बट मेंस में क्या है कि फर्स्ट तो आपने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, कंटेंट को उसके बाद कंसोलिडेट करके रिवाइज करें, और आप जैसे ही किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होना शुरू हो जाए ना, तो स्टार्ट आंसर राइटिंग। प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली इज लाइक हाउ डू, जैसे फॉर देखिए, इट्स नॉट अबाउट, ऐसा कुछ टाइम फ्रेम नहीं होता है। आपको समझना है कि जैसे आप 2-3 टॉपिक पॉलिटी का पढ़ लियो, है ना, मान लो आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लियो, अगर आप उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो, देखो उससे कोई PYQ है, नहीं होता है, आप खुद से एक क्वेश्चन बना लो उस पर और उसको आंसर करने की कोशिश करो, वो तो कर सकते हो। दूसरे ऑप्शंस, जैसा आप, हमारी बात हुई थी न्यूज़पेपर पढ़ने की बात में किया था, तो उसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं। एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो कि एडिटोरियल्स पढ़ो, उससे खुद से एक UPSC के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन फ्रेम करो, एंड देन ट्राई आंसरिंग इट विद इन 150 और 250 वर्ड्स। तो एटलीस्ट आप एक स्ट्रक्चर और आंसर का फ्रेमवर्क बनाना सीख लोगे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वो बनेगा, टाइमिंग इंप्रूव होगी, है ना। आप फिर आप रियलाइज करोगे कि कंटेंट कंसोलिडेट करना अलग बात है, बट उसको रिप्रोड्यूस करना आंसर में इज अ डिफरेंट थिंग। आप अपने आंसर में ऑब्जेक्टिविटी लाओगे, एंड देन यू नो थोड़ा टाइम, you have to consider time while writing answers as well, so you do that. So please practice answer writing early, and
आई वुड सजेस्ट कि एक बार जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन जब कॉम्प्रिहेंसिवली हो गया है तो संडेज को आप एसए के प्रीवियस आस्क क्वेश्चंस को लिखने का एसए की थीम्स को कोशिश करिए डाइवर्स टॉपिक्स पे। तो दैट इज फॉर मेंस। आप अपने ऑप्शनल को मल्टीपल रिवीजन करिए, ठीक है, और ऑप्शनल को प्रिपेयर करते वक्त उस पर टाइम दीजिए, बिकॉज 500 मार्क्स का उसका ओरिएंटेशन है, आपका फोकस होना चाहिए उसमें कि 300 आ जाए। आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे यूपीएससी में सेलेक्ट होने का। जनरल स्टडीज के पेपर के लिए मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। आप बहुत ही ब्रॉड होराइजन डेवलप करिए, रेलिवेंट एग्जांपल्स लाइए, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स और ऑब्जर्वेशन से आप उसको इंटीग्रेट करिए। जहाँ भी आपको नेसेसरी फील हो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स बनाइए। सो यू डू दैट एंड आई थिंक विल बी गुड। बट एंश्योर कि आप अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना करें, लिमिटेड सोर्सेज रखें एंड मल्टीपल रिविजन्स करें। एंड काफी स्ट्रक्चर। यस इंडीड। और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इंटरव्यू, इट्स पर्सनालिटी टेस्ट। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को ले जाना कि यूपीएससी उस थर्ड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में आपका पर्सनालिटी गेज करिए, जज करिए कि आप ब्यूरोक्रेसी को सूट करते हो कि नहीं, आप में वो रैशनल एटीट्यूड है नहीं है, आप न्यूट्रल हो या नहीं है, आप एथिकली कितने साउंड हो, आप आपका मेंटल स्ट्रेंथ कैसा है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, प्लीजिंग है, एनर्जेटिक हो या नहीं, तो ये सब चीज़ वो यूपीएससी देखने की कोशिश करेगी। Apart from that, I would also suggest you guys that you should put some effort to develop communication skills so that you build confidence while answering question and facing the board. Then please stay updated from the current affairs, guys. It is very important. You would see that there are some government policies which are very important and crucial. So know them. आप अपने डैफ को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। फॉर एग्जांपल योर बर्थ प्लेस, द सिटी दैट यू कम फ्रॉम, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस शहर में आपने ग्रेजुएशन किया होगा या एजुकेशन किया होगा, उन सब के बारे में आप प्रिपेयर करिए। आई मीन यू शुड बी अपीयरिंग टू द बोर्ड एज इफ यू आर एन अवेयर सिटीजन। मतलब ऐसा नहीं कि बस आप किताबी कीड़ा रहे हैं और आपके आसपास क्या समाज में हो रहा है आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। आपकी कुछ हॉबी है तो आप उसके बारे में अच्छे से जानकार होने चाहिए। एंड उसके बाद आप खूब सारी मॉक इंटरव्यूज करें सो दैट यू रिफाइन योर अप्रोच। और जो भी बोर्ड मेंबर्स मॉक इंटरव्यू में आपको फीडबैक देते हैं, प्लीज ट्राई टू अप्लाई इट एंड इंक्लूड इन योर स्ट्रेटजी। That's great. That's great. And do you want to make some additional suggestion for the aspirants beyond this? वेल दो तीन है। सबसे पहले तो आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए इस पूरी प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होने वाला है। ये एक बहुत ही ग्रूसम एंड कम्बरसम टाइम टेकिंग एग्जाम है, तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहना होगा। यू नो आप मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट इंस्टेड आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड रील्स, शायरी, मतलब कविताएं, टॉपर्स के वीडियोस। बट आई वुड सजेस्ट यू कि यू शुड फॉलो अ डेली शेड्यूल, है ना, with allocated time for general studies, optional as well as current affairs. If possible, take regular breaks to avoid burnout. आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो, फिर 5-10 मिनट 10-15 मिनट का ब्रेक लो, फिर से पढ़ो। और मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि यू शुड फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ स्टडी। दिस इज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी कि सर हम 10 घंटा पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े, आप जितनी देर पढ़े आपका रिटेंशन अच्छा होना चाहिए, फोकस अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ स्टडी ज्यादा मैटर करता है क्वांटिटी से। Absolutely. सो डू दैट। यस, I think it works everywhere. Quality. इट डज। एंड आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी के एज में रह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को भी वाइजली यूज करें। जैसे बहुत सारे बच्चे इंटरनेट पे आते हैं वीडियोस देखने के लिए, कुछ किसी टॉपिक से रिलेटेड, बट फिर डिस्ट्रैक्ट होकर इधर उधर का वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स देखने लगते हैं। इंस्टेड लिमिट योर इंटरनेट रिसोर्सेज एज वेल। जैसे अगर आप एक कोई वेबसाइट फॉलो कर रहे हो किसी कोचिंग का फॉर डेली न्यूज, तो आप बस उसी के वेबसाइट पे जाओ, आप डिसाइड करो। आपको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो आप गूगल पे पहले यूपीएससी वो टॉपिक से, कि मान लीजिए आपको साइक्लोन पढ़ना है, तो आप गूगल पे साइक्लोन यूपीएससी ऐसे करके सर्च करिए। अगर आपको वर्ड फाइल आ गया है, हमें प्रिंटेड कंटेंट मिला है, आप उसे समझ आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नीचे यूट्यूब का लिंक देखिए, उस पर क्लिक करिए, उस वीडियो को देखिए, इमीडिएटली क्लोज कर दीजिए। एंड नोट मेकिंग के लिए आप थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, एवर नोट, वन नोट, ये सब आजकल बहुत कुछ आ गया है। अगर आप आईपैड यूज करते हैं तो उसका भी बहुत ही वंडरफुल मैकेनिज्म है नोट पिकिंग का।
ये सब कुछ और हैं सजेशंस, बट एक की सजेशन मैं और देना चाहूँगा इज अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी। सो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपकी पर्सनालिटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने चाहिए, 3 Ps। आप पेशेंट होने चाहिए, आप में परसिवरेंस होना चाहिए कि अगर आप गिरे तो दोबारा उठें, और आप बहुत ही परसिस्टेंट होने चाहिए अपने अप्रोच में। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी, तो आपको अपना इंटरनल मोटिवेशन जो है उसको मेंटेन रखना है। प्लीज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस, आई वुड रिक्वेस्ट यू, इट इज योर एग्जामिनेशन, योर टाइम इज crucial, avoid distractions, engage in activities like मेडिटेशन इफ पॉसिबल, नहीं तो सुबह आप रनिंग के लिए चले जाओ, लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग कम से कम डेली रखो, आधे घंटे या 45 मिनट्स का कुछ ना कुछ अपना फिजिकल एंगेजमेंट जरूर रखो। साउंड स्लीप लो आप, वो बहुत ज़रूरी है। ईट हेल्दी, और कभी कभी इमोशनल सपोर्ट के लिए हैव गुड पीयर जो कि पॉजिटिव है। पेसिमिस्टिक लोग से थोड़ा दूर रहिए, और ज्वाइन सच अ ग्रुप स्टडी जहाँ पे एक्चुअली में ज्वाइन सच अ स्टडी ग्रुप जहाँ पे एक्चुअली में आपको एग्जाम ओरिएंटेड फोकस हो, रादर देन इधर उधर की बातें, ठीक है। सो दैट इज that being said, so I hope you understand that the key takeaways are that you have to be consistent, don't be overwhelmed with the syllabus, practice answer writing daily, analyze and learn from your mistakes, please take the feedbacks into the account, and please keep changing or adapting your strategy accordingly. Have faith, believe in yourself. Rome wasn't built in a day, so give yourself time. Stay open, stay adaptable, ठीक है, and this will work for you. Stay patient and things will fall in place. एक्चुअली ऑनेस्टली अभी तक जितना भी मैंने सुना आपसे, मैं खुद ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, यू नो, हाउ इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। नाउ ऑनेस्टली क्या ये एग्जाम एक साल में क्रैक किया जा सकता है? एंड कैन यू गिव अ प्रैक्टिकल टाइमलाइन फॉर आवर व्यूअर्स कि उनको कितना टाइमलाइन लेना चाहिए? देखिए, एग्जाम बहुत ही सब्जेक्टिव है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी कुछ केसेस आते हैं, कुछ बच्चे 1 साल में, 1.25 साल में निकल जाते हैं, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ ऑन एन एवरेज तो एग्जाम 2, 2.5 साल, 3 साल ले रहा है, रिक्वायर्ड है। बट हाँ, अगर आप एक अच्छे टाइमलाइन के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आए, फोकस्ड मैनर में कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें, तो इस टाइमलाइन में आप निकाल सकते हो। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप इस टाइमलाइन को कैसे अप्रोच करते हो। जैसे कि जो फर्स्ट ईयर है आपका, you should give that first year in building foundation. You should ensure that you cover all the standard foundation books and cover NCERTs. आप अपने नोट्स बना लीजिए जनरल स्टडीज के स्टैटिक पोर्शन के। इस टाइम पीरियड में आप रेगुलरली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। आप उसके बाद के जो 6 to 9 मंथ्स है, उसमें आप ऑप्शनल करते रहिए। अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में कर रहे हैं, तो मैंने जो आपको बिल्डिंग फाउंडेशन वाला पीरियड 1 ईयर का बोला है, उसको आप 18 मंथ्स का कर सकते हैं कि 18 मंथ्स का टाइम पीरियड ले लिया, जिसमें आप एनसीईआरटी, जीएस कवर कर लिए, स्टैंडर्ड बुक्स कवर किए और अपना ऑप्शन प्रिपेयर कर लिया। लेकिन इसके साथ आपको फिर इस जो लास्ट 6 मंथ्स में है, उसमें आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप मेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो। मतलब अगर आपने 12 महीने में एनसीईआरटीज प्लस फाउंडेशन बुक्स खत्म कर ली हैं, तो अगले 6 महीने में आपको मेन से खूब सारे क्वेश्चंस लिखने चाहिए, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, है ना, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, फिर आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। मेंस का जो भी सिलेबस है आप उसको कृपया करके रिवाइज करते रहे, राइट। देन प्रीलिम्स के पहले के जो 3 मंथ है, उसमें आप खूब सारे प्रैक्टिस मॉक्स लगाएं, और प्रीलिम्स के लिए जो कुछ टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपको फैक्ट्स को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होता है, इंटरनलाइज करना होता है, उसको टाइम दे। और जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस पर रिविजन करें और मॉक टेस्ट्स लगाएं। दैट वो जो टाइम होता है ना, उसमें सिर्फ रिविजन और टेस्ट सीरीज करना है, वो बेस्ट है। आप ज़्यादा एडिशनल कंटेंट ऐड ना करें। इफ पॉसिबल तो एक बार जो करंट अफेयर्स मेंस ओरिएंटेड आता है किसी भी कोचिंग के मैगजीन्स के, आप उनको देख सकते हैं, बट डोंट स्ट्रेच अ लॉट, डू नॉट ऐड न्यू कंटेंट, कीप रिवाइजिंग व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ एंड ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट एज मच एज यू कैन बाय राइटिंग मल्टीपल मॉक टेस्ट्स। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाई शुड वन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी?
Well, Ashish, preparing for the UPSC CSC is not just about securing a prestigious job in society. I'm being very honest over here. It is a job that transforms your outlook, changes your life, and changes the kind of person that you are. Trust me, 10 years back when I left Bangalore, I left my job and I had come for civil services examination. And although I did not succeed in cracking the exam, but the kind of person that I am today, it's only because I learned so many things from civil services. It changed my outlook. तो बहुत सारे कारण हैं यार आशीष. To begin with, it gives you opportunity to serve the nation क्योंकि civil services काफ़ी critical role play करता है in shaping policies. है ना. Then बहुत ही prestigious करियर है, बहुत ही रिस्पेक्टेड करियर है ना. ये नौकरी में आपको सोसाइटी में काफ़ी रिकॉग्निशन मिलता है, काफ़ी सोशल ऑनर जो है वो अकॉर्डेड है along with power. along with power. And then it's also very डाइवर्स जॉब. बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलता है ना. आप डाइवर्स फील्ड में काम कर रहे हो. कभी आप एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हो आशीष, कभी आप हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हो, कभी आप लॉ एनफोर्समेंट के लिए काम कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका फोकस हो सकता है, कभी आप पेंशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो. एवरी डे विल ब्रिंग सम न्यू यूनिक challenges for you and it will require you to have some critical thinking and leadership qualities. So the job is not going to be monotonous. It is going to be quite engaging. And then obviously job security है, stability है, आपके पास perks हैं, intellectual growth है काफ़ी, है ना. आपको perks में तो जैसे बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, एक stable lifestyle मिलेगा, but intellectual growth जो है ना, मैं बोलता हूँ कि जब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट बनते हो उसके जर्नी को एंजॉय करो आशीष. बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस जो आपकी लर्निंग होती है उसमें आप जो कुछ पढ़ते हो वो उससे आपका होराइजन ब्रॉडन हो जाता है. बहुत सारी चीज़ों को आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो, है ना. आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है. तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एंजॉय द जर्नी. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट इन द प्रोसेस. यू विल फाइंड दैट यू आर अ चेंज पर्सन एंड आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो जाएगा इफ यू हैव ऑनेस्टली एंड सिंसियरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. देन देखिए जैसे इसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज करके भी एक जॉब है, तो आपको ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन करने में मिलता है. यू कैन represent India internationally and influence global policies and you can engage with multiple international stakeholders. So ये एक है critical global issues पे आप काम कर सकते हो. इसके अलावा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी तो होती ही है कि आप सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने देश के फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. जर्नी भी काफ़ी इंस्पिरेशनल होती है, मतलब आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड बन जाती है थोड़ी सी, और लीडरशिप रोल्स मिलते हैं. यू गेट अपॉर्चुनिटी टू लीड the governance system from the forefront and you are able to bring the effective change in the society. तो basically ये सारे कुछ कारण हैं जिसके कारण मेरे ख्याल से हम लोग को प्रिपेयर. So Shekhar, thank you for sharing the strategies on how to clear UPSC CSC. अभी बहुत important सवाल जो कि viewers का भी होगा कि who should prepare for this exam and who should not. Well, it's a good question. मतलब who should prepare for UPSC CSC अगर हम इसकी बात करें तो those people who have aspirations to serve the nation, quite clearly if you are driven by desire to contribute to development of nation, if you are interested in providing public services, if you are interested in policy making, तब तो UPSC CSC आपके लिए राइट बात है. अगर आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली अप्रोच करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप में इंटरेस्ट है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क्स, हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव system has certain loopholes which you would like to contribute to improve, है ना. So you are suited for this journey. इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए. आप बहुत ही पेशेंट, डिटर्मिन्ड और रेजिलियंट इंसान होने चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही रिगरस, कम्बरसम एंड ग्रूसम है. तो यू हैव इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना आशीष. सो यू हैव टू बी कमिटेड टू putting efforts for sustained period of time.
तो ऐसा बंदा जो पेशेंट हो, थोड़ा ऐसे ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स, लड़के या लड़कियाँ जो रेजिलिएंट हो नेचर में, उनमें परसिवरेंस हो, वो सूटेबल है इस एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आप पे एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज जब आप दे रहे हैं तो आपको एथिक्स तो होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ये एथिकल ग्राउंड पे बहुत लैक करती है। बहुत सारे करप्शन के इश्यूज हम सोचते हैं, तो यू शुड बी एन एथिकल पर्सन और यू शुड बी कमिटेड। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, लेकिन एक दो पॉइंट्स और है, जैसे यू शुड बी अ कमिटेड पर्सन टुवर्ड्स सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय है ना, सोशल इक्वालिटी, इक्विटी, इसके लिए आपको इच्छा हो कि आप काम करें। अगर हमारे सोशल सिस्टम में कुछ सिस्टमिक इश्यूज हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन के लिए अगर आप काम करना चाहें, उन्हें हेल्प करना चाहें, उनको आप एम्पावर करना चाहें, उनके लाइफ को आप, यू वांट टू टच मिलियन हार्ट्स एंड चेंज देयर लाइव्स, उसके लिए। बट इन सब के अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें पैशन हो लर्निंग का, क्योंकि आप आईएएस तो बाद में बनेंगे, उसके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। So if you enjoy learning about diverse subjects, diverse topics like history, geography, economy, politics, ethics, then UPSC का syllabus will align you with your interest and you will be comfortable in doing good. So ये सब तो हो गए वो those kind of people who should prepare for civil services examination. But now the next part of the question, that who should not prepare for UPSC CSE? Well, first of all, if you lack interest in public services, if you are not genuinely interested in serving society or bringing change in society, positively touching million hearts, then this path may not suit you, Ashish. आप अगर बहुत शॉर्ट टर्म गोल सीकर है कि आपको इमीडिएट 1-2-3 महीने में रिजल्ट चाहिए होता है, अगर आपने पेशेंस की कमी है, बिकॉज एग्जाम रिक्वायर्स लॉन्ग कमिटमेंट, सस्टेन्ड एफर्ट, तो जो क्विक सक्सेस के लिए देख रहे हैं, इमीडिएट मॉनेटरी अवार्ड्स चाह रहे हैं, देन दे शुड एक्सप्लोर सम अदर करियर ऑप्शंस। इफ यू आर अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू हैंडल द प्रेशर सिचुएशन, आपको एग्जाम का भी प्रेशर होगा, और बाद में आपको सिविल सर्विसेज का जो जॉब है दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इमेंस स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इफ यू आर समवन हु इज नॉट गुड एट हैंडलिंग प्रेशर्स, if you're not comfortable with these challenges, then you will struggle. Yeah, if you're Ashish, honestly speaking, I have met many students who are solely motivated by the social prestige associated with the exam, or as you had highlighted, power associated with the exam, yeah, financial benefits. So, but these alone should not be the criteria for your motivation, क्योंकि ये आप एग्जाम क्रैक करने के लिए इनफ नहीं है, या फिर आप ऐसे बंदे जिनको एकेडमिक्स पसंद ही नहीं है, यू डिसलाइक रीडिंग, स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर एक्सटेंसिव सिलेबस, यू डोंट लाइक आंसर राइटिंग, यू डोंट लाइक नोट मेकिंग, you are not willing to get out of your comfort zone, you are not willing to adapt, you are not willing to take certain feedbacks, तो भी you may face a problem in this exam, या फिर you've got inability to commit for long term, या फिर आपके कुछ rigid career plans हो, if you are having a clear career trajectory in different field, आप corporate sector में अपने आप को better देखते हैं, आपके पास entrepreneurship के अच्छे opportunities हैं, या आप टीचिंग अकेडमिया में जाना चाहते हैं, तो instead of public services you can do that. There are many other ways of serving society rather than civil services examination. तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से कुछ और ऑप्शंस देखने चाहिए instead of civil services examination. So, जैसे अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल लग जाते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर करने में। Yes, Ashish. तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द एस्पिरेंट्स हु फेल एट यूपीएससी सीएससी? ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा अपनी सिचुएशन को और रीअसेस करना होगा। सबसे पहले तो आप जब 1-2 अटेम्प्ट में फेल कर रहे हैं, प्लीज़ रिव्यू योर परफॉर्मेंस, सी वेयर आर यू लाइंग, मतलब आप अपने गोल से और कितने दूर हो, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, प्लीज़ डिटरमाइन दैट यू आर रेडी टू रीअटेम्प्ट और नॉट। इफ नॉट, you have to rationally take a decision whether you want to continue the examination or you want to drop out of it.
है ना, तो आप उसको रैशनली इवेलुएट करिए। अगर यू फील कि you have given enough and now you don't have enough in your bag to continue in the process, you can pursue other competitive exams, जैसे कि आप स्टेट PCS एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, आप बैंकिंग फाइनेंशियल एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, जैसे कि RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम होता है, नाबार्ड का एग्ज़ाम होता है, आप SSC CGL जैसे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप EPFO के एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरा एक भाई था अक्षय, वो उन्होंने मेंस देखा UPSC का, बट ही वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, तो ही वांटेड टू सिक्योर अ गुड जॉब, तो वो CAPF का एग्ज़ाम लिखे और ऑल इंडिया रैंक 27 ले आए। CRPF उन्होंने ज्वाइन किया। I know him. I know. Yeah. So that same Akshay. And he's तो doing very well. Yeah, he's doing very well. इसके अलावा आप EPFO ज्वाइन कर सकते हो, कभी यंग है, आपका एज है तो आप CDS भी लिख सकते हो। तो ये सब कुछ ऑप्शंस है। लॉ ग्रेजुएट हो आप तो जुडिशरी के लिए जा सकते हो। आप कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, PSUs को ज्वाइन कर सकते हो, ONGC हो गया आशीष, NTPC हो गया, आप टीचिंग रोल में जा सकते हो, नेट JRF के लिए क्वालिफाई करके लेक्चरशिप को कंटिन्यू कर सकते हो। अनदर job scenario which you can get associated with is that you can join think tanks or policy research organizations, क्योंकि अगर आपको पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, नीति आयोग हो गया, या कोई इंटरनेशनल बॉडी लाइक UNDP, वर्ल्ड बैंक, इन सब ऑप्शंस को प्लीज एक्सप्लोर करिए। आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, स्पेशली फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, और उसके बाद इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप NGO को ज्वाइन करते हैं तो आप ग्रास रूट लेवल पे इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट होकर भी आप उसी पर्पस को कि सर्विंग द सोसाइटी, चेंजिंग मिलियन हार्ट्स, है ना, वर्किंग फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रॉडन, उसके लिए आप काम कर सकते हो, है ना। सो दिस इज अ गुड फिट फॉर दोज हु आर पैशनेट अबाउट सोशल सर्विस एंड डेवलपमेंटल वर्क। देन यू कैन डेफिनेटली लेवरेज प्राइवेट सेक्टर। अगर आपको अच्छा कॉर्पोरेट जॉब मिल जाता है, आपने कहीं अच्छी तरीके से MBA या इंजीनियरिंग की है, आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स है, तो डू एक्सप्लोर इट, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आशीष। And I think in the journey of preparing for UPSC, you develop a lot of qualities that could be very well suited in private sector. Okay. And I have seen people who were not able to crack UPSC CSE, but they have done very well for themselves in private sector. I have quite a yeah, I know you are a corporate man. I've been Yes. in corporate from like past 14-15 years, so you've got vast experience. You would speak better about it. इसके अलावा आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। अगर देखिए UPSC में क्या होता है ना कि आप बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स, UPSC CSE के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को आप नोटिस करते हो, और अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को सोच पा रहे हो और आपके पास डिसेंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जा सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ जॉब ऑप्शन। नहीं तो आप कोचिंग इंडस्ट्री में मेंटर बन सकते हो, एजुकेटर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, कंटेंट डेवलपर, इवैल्यूएटर, ये सब कुछ ऑप्शंस है, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल नहीं है, और काफ़ी ऑप्शंस है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आशीष कि भले आप एग्जाम फेल कर रहे हो, बट प्लीज मेंटेन अ ग्रोथ माइंडसेट, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड नेवर स्टॉप द लर्निंग curve of your life. Ensure that while you are in the process, you develop certain important soft skills, enhance your communication ability, develop critical thinking, and also develop some interpersonal skills which are better suited for several other job career opportunities. And embrace a lifelong learning attitude. हमेशा अपने आप को अपस्किल करते रहे. You'll do good. आपने लास्ट पॉइंट बहुत सही बोला था रिगार्डिंग मेंटेनिंग अ ग्रोथ माइंडसेट. आई इनफैक्ट आई हैव रिसेंटली रेड अ बुक बाय द नेम माइंडसेट. आई थिंक मैं ऑथर का नाम भूल गया हूँ, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट्स अ फैंटास्टिक बुक and I think everyone should read this, particularly UPSC aspirants. Definitely they should. Running to our very last question, and I think it is the most important one. Okay, so is the glory and the pompous around cracking UPSC CSE right?
or is it is it worth writing UPSC CSC, or there are other career and life options which are less attractive, and they are inferior, it happens. नहीं मतलब ये सोसाइटी में मिथ है, मतलब आई नो कि बहुत ज़्यादा ग्लोरी एंड पॉम्पस अराउंड क्रैकिंग यूपीएससी सीएससी है। आप आईएएस कलेक्टर, मतलब कहावत हमने बचपन में एक सुनी थी कि देश को तीन ही लोग चलाते हैं, पीएम सीएम या डीएम। एब्सोल्युटली। है ना, तो वो एक हिस्टोरिकल रीजंस है, हिस्टोरिकली बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब रहा है, एक पिवोटल जॉब रहा है सिंस कॉलोनियल डेज। तो वो एक कॉलोनियल हैंगओवर है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से एसोसिएटेड जॉब है। आफ्टर ऑल लॉ एनफोर्समेंट आप कर रहे हो, सोसाइटी के फ्यूचर को आप इम्पैक्ट कर रहे हो, है ना। जॉब सिक्योरिटी है, पर्क्स है, सिंबल ऑफ सक्सेस की तरह देखा जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेते हैं। बट जैसा आप बोल रहे थे कि आपके क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा कि आप सार्कास्टिक टोन सा मुझे लगा आशीष। सो डू यू वांट टू आस्क कि इज इट ओवररेटेड काइंड ऑफ स्टफ? Yeah, I think because the time that it takes, and the whole energy, the young India is wasting so much time. Should they move on and explore certain other career path, और या फिर वो यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्लोरी या वो बनाया जाता है, तो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू टच अपॉन। So is it overrated? Yes. Partially, yes. While it is indeed a prestigious job and cracking it has a certain worth and weightage in society because you get an opportunity to make meaningful impact. And you would see that there are many UPSC aspirants who sacrifice years behind preparing for this examination, neglecting other opportunities, and often face societal pressure and social condemnation behind it. कई दफ़ा उनका पर्सनल कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, कई दफ़ा सोसाइटल प्रेशर में करते हैं, कई दफ़ा वो लूप में फंस जाते हैं और उसके बाद लगता है कुछ और कर नहीं सकते। और ये परफेक्ट करियर है, ये खुद में एक मिथ है आशीष, बिकॉज सिविल सर्विसेज आपको फुलफिलमेंट लाइफ में या हैप्पीनेस गारंटी करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस विद इन द सिस्टम, सच एज कई दफ़ा आपको बुरा लगेगा ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, कभी कभी आपको शंट पोस्टिंग मिल जाएगी, एक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया में आप फंस जाते हो। ब्यूरोक्रेसी को मैक्स वेबर ने बहुत पॉपुलरली बोला था कि दैट इट इज़ एन आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो वो कई दफ़ा आप बहुत कुछ करना चाहोगे बट नहीं कर पाओगे ड्यू टू रूल्स, लिमिटेशंस। तो पर्सनल स्ट्रेस उस जॉब में भी रहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि पार्शियली इट इज ओवररेटेड एंड वो एक परफेक्ट जॉब है, परफेक्ट लाइफ आपको देती है, ये तो एक मिथ है। देन आप साथ में और कुछ पूछना चाह रहे थे ना, लाइक इज इट इज राइटिंग यूपीएससी वर्थ इट? गुड क्वेश्चन। सो इज यूपीएससी राइटिंग वर्थ इनफ? सो yes and no, both. Yes, if you are passionate about public services, serving members of society, if you want to work for vulnerable section, if you want to bring societal change, if you want to challenge, if you want to work in challenging conditions, and if you want to work in diverse fields, एक meaningful career चाहते हो आप में है वो perseverance कि आप stress को handle कर सको, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो इस एग्ज़ाम के अराउंड है और उस सर्विसेज के अराउंड है, या जो रिगर चाहिए आपके अंदर और जो वेलर चाहिए प्रिपरेशन के लिए, जो डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, अगर वो आप में है तो येस इट इज़ वर्थ इनफ। बिकॉज अगर आपका नहीं भी हुआ तो एज अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली आई बिलीव दैट यू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, वर्ल्ड एंड सोसाइटी चेंजेस। हाउएवर इट्स नॉट वर्थ फॉर दोज हु आर just driven by societal expectations rather than personal interest। वो बस ग्लोरी, पर्क्स इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आपके जो स्किल्स या एस्पिरेशंस या इंटरेस्ट्स हैं वो ज़्यादा अलाइन किसी और सेक्टर जैसे कि कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर उनसे करते हैं rather than सिविल सर्विसेज, है ना। या आप में वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, या आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हो, आपको ये लगता है कि आप बहुत लंबे समय तक, अगर आपकी कुछ फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं,
आपकी फैमिली की कुछ फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस। ऑल माय एस्पिरेंट्स आई वुड सजेस्ट यू दैट ये एग्जाम आपका है, ये डिसीजन आपको लेना है। यू आर बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर शोल्डर्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एंड व्हाट इज फाइनेंशियल बैकिंग दैट यू आर हैविंग और योर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ योर फैमिली। सो आप डू नॉट पुश द बैरियर, बहुत ज़्यादा रिस्क न ले, बी रैशनल, बी बैलेंस्ड। आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, उनको कॉन्फिडेंस मिले। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है आपको घर से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पहले सीक अ जॉब, सीक अ करियर, 1-2 साल वहाँ भी काम करिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मैच्योरिटी ग्रो करेगी आपकी। एट द सेम टाइम प्लीज साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड 2-3 घंटे भी पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, एंड फिर आप जब आप अर्न करने लगे, यू आर हैविंग अ डिसेंट करियर, तो उसमें आप 1-8 साल गैप लेके इस एग्जाम को अटेम्प्ट दे दीजिए या 2 अटेम्प्ट दे दीजिए। दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, बट डोंट गो होल हार्टेडली, डोंट टेक इमोशनल एंड इरैशनल डिसीजंस, दैट इज इट। बट ये कहना कि अदर करियर और लाइफ ऑप्शंस यूपीएससी से, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से, आईएएस आईपीएस ऐसे जॉब से इंफीरियर है या इंफीरियर है, यस, जैसा आपने बोला था, सो एब्सोल्युटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। Success and fulfillment, they depend on what kind of career you are aligned with, and if your career is aligned with your interest and strengths, तो अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, आप अच्छे कोडर हो या आप अच्छे डॉक्टर हो, बहुत अच्छे लॉयर हो, बहुत अच्छा आर्ग्यू कर सकते हो, या आप ड्राफ्ट कर सकते हो बहुत अच्छा, है ना, या आप अकेडमिक पर्सन हो, टीचिंग में आपका नैक है, आप अच्छे से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हो, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग है, आप में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, या आप क्रिएटिव साइड है, आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। सो ऑल ऑफ देम ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्कोप फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड इम्पैक्ट दैट यू कैन क्रिएट ऑन सोसाइटी, एज वेल एज सोशल एस्टीम एंड सोशल मोबिलिटी एज वेल। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के भी रोल्स हैं आशीष, आपको उसमें भी ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, बहुत हायर अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिविल सर्विसेज से तो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो सिविल सर्विसेज है वो ही बेस्ट करियर ऑप्शन है और बाकी सब कुछ इंफीरियर है उससे, नहीं। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट और करियर, अगर आप और आपकी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स आपके करियर के साथ अलाइंड है, तो यू विल राइज इन दोज करियर फील्ड्स एज वेल। तो आप ऐसा ना सोचें कि बाकी जो जॉब्स हैं वो इससे इंफीरियर है, नहीं, हम सब किसी न किसी वे में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। Very well narrated, Shekhar. I think we have done. You have answered all the questions very comprehensively. I'll try to summarize it. Yeah, I think you should summarize it for your viewers. Absolutely. Civil services, are one of the many prestigious and fulfilling career paths. However, they are not inherently superior to any other options. Definitely. Society, should value diverse contributions, whether from a teacher, entrepreneur, doctor, or an artist. Indeed. Absolutely. And UPSC's, glorification can stem from outdated views, prioritizing job stability over personal growth or happiness. Correct. Happiness. Correct. Passion. All of that. Breaking this cycle requires promoting career choices based on your personal aptitude and passion. In conclusion, cracking UPSC CSE is undeniably an achievement, but it should not be viewed as an ultimate path or the only path to success. The choice to prepare for UPSC should stem from genuine interest in public service, not from societal expectations. बहुत अच्छा बोला. Career paths can equally be fulfilling and impactful, proving that success is a multi-dimensional and deeply personal. Definitely, Ashish. Very well said, by the way. Very well summarized. So guys, thank you for joining in, and if you have liked this video, please do consider subscribing it. We'll see you in the next one. Thank you so much.
Thank you, Ashish. Pleasure was all mine. Thank you so much. See you guys. Hope to see you around. Please like and subscribe, and it will motivate us to make several other videos where through this medium we could distribute relevant information for all of you. Thank you. Bye bye.